सेलिब्रेशन गाला खत्म हो गया। कई जज इंडस्ट्री के बड़े सेलिब्रिटी थे। इन दिग्गजों ने इस गाला को मीडिया का हॉट टॉपिक बना दिया और आज के लिए नया ट्रेंडिंग बना दिया। प्रिंसिपल के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिट रही थी। वह भी जजों में से एक थे और उन्होंने कैथरीन की टीम को वोट दिया था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे मशहूर थे, बल्कि इसलिए भी कि उनका प्रदर्शन सचमुच शानदार था, जिसने उनकी उम्र में भी उन्हें रोमांचित कर दिया। नैश के साथ घूमने के बाद लियाना वापस ऑडिटोरियम में आई। चयन प्रक्रिया शुरू हुई और प्रिंसिपल स्टेज पर पुरस्कार परिणाम लेकर खड़े हुए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यह मेरा सम्मान है कि आज रात का विजेता घोषित करूं। आज की चैंपियन है, प्रिंसिपल ने थोड़ी देर रुककर उत्साह से कहा। कैथरीन की टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह! पूरे हॉल में तालियों और चीखों की गूंज भर गई। भीड़ के इस जोश और उत्साह की तुलना में कैथरीन शांत रही। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही, चेहरा स्थिर था और होठों पर बस हल्की सी मुस्कान थी। ब्रैंडन ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी ठंडी आंखें अब कोमलता से भरी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैथरीन ने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। थैंक यू। जैसे ही लियाना लौटी, उसने ये दृश्य देखा। उसने पहले ही सबकी तारीफ और शुभकामनाएं पाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन चैंपियन बनेगी। ये कैसे हो सकता था? लियाना का चेहरा बिगड़ा देख नैश ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। लियाना, ऐसे मत बनो। तुम भी बेहतरीन हो। एक हार का मतलब कुछ नहीं होता, है न? लियाना का मन हुआ कि इस बेवकूफ को थप्पड़ मार दे। उसकी बातें बेकार थीं। फिर भी लियाना ने तुरंत गुस्सा नहीं दिखाया। आखिर नैश अभी काम का था, उसे छोड़ नहीं सकती थी। उसने चेहरा ढाक लिया और मासूमियत से बोली, सॉरी नैश, मुझे अभी थोड़ी देर अकेला रहना है। ये कहकर लियाना दौड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में पहुंची और तुरंत एक रहस्यमयी नंबर मिलाया। उसी पल उसकी आंखों में निर्दयता की झलक दिखी। ये चैंपियनशिप उसी की थी और वह कैथरीन को आसानी से इसे छीनने नहीं देगी। तालियों के बीच कैथरीन और उसकी टीम स्टेज पर गई। पुरस्कार प्रिंसिपल ने नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग सज्जन ने दिया। उम्रदराज होने के बावजूद वह एनर्जी से भरे लग रहे थे। उनका शार्प सूट और तेज नज़रें उनकी ताकत साफ बता रही थीं। प्रिंसिपल उनके सामने बेहद सम्मानजनक दिखाई दे रहे थे, जिससे सबको पता चल गया कि यह बुजुर्ग बहुत असरदार शख्सियत हैं। वो कैथरीन के पास ट्रॉफी लेकर पहुंचे और मुस्कुराते हुए पूछा, आर यू कैथरीन? कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया, ज्यादा उत्साहित नहीं हुई, लेकिन बगल में खड़े ब्रायन हैरान रह गए। बुजुर्ग ने खुद ही कैथरीन की तारीफ की, तुम बहुत अच्छा गाती हो। क्या तुम भविष्य में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहोगी? कैथरीन को वह बुजुर्ग थोड़ा परेशान करने वाला लगा, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उसने विनम्रता से जवाब दिया, थैंक यू, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने का इरादा नहीं रखती। उसके पास करने के लिए और भी बहुत काम थे, एंटरटेनमेंट उनमें शामिल नहीं था। बुजुर्ग ने संतोष से सिर हिलाया और ट्रॉफी देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे ही कैथरीन ने ट्रॉफी थामी, शेमलेस, कैथरीन की टीम इस अवार्ड की हकदार नहीं है। एक चुभती हुई आवाज गूंजी और सब चौंक गए। सबने सिर घुमाया तो देखा कि एक नौजवान दर्शकों में कुर्सी पर खड़ा होकर माइक से कैथरीन पर चिल्ला रहा था। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए और देखने में गंदा और नीच लग रहा था। स्थिति बिगड़ती देख प्रिंसिपल ने तुरंत इशारा किया और 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे ले जाने को बढ़े, लेकिन वो और पागल हो गया और चिल्लाया, कैथरीन ने चीटिंग की है। वह चैंपियन बनने लायक नहीं है। प्रिंसिपल एक शेमलेस चीटर को बचा रहे हैं। प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए। प्रिंसिपल का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से कांप उठे। इतने बड़े मौके पर कोई तमाशा करे, यह असहनीय था। प्रिंसिपल के अलावा रोनन और ब्रायन भी भड़क उठे। कोई उनके बॉस की बदनामी कैसे कर सकता है? ये लड़का मौत को बुला रहा था, लेकिन कैथरीन ने हल्के से हाथ उठाकर रोनन और ब्रायन को रोका। उसकी ठंडी,
नजर उस युवक पर पड़ी जिसमें हल्की सी घृणा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातें कैथरीन को जरा भी प्रभावित नहीं कर रही थीं। जब सिक्योरिटी उसे पकड़ रही थी तभी वही बुजुर्ग बोले, रुको। प्रिंसिपल का चेहरा जम गया और सिक्योरिटी गार्ड वहीं रुक गए। बुजुर्ग ने युवक को घूरा और पूछा, तुम कह रहे हो कैथरीन ने चीटिंग की है? तो बताओ कैसे? इस प्रतियोगिता का वोटिंग सभी छात्रों ने की है। इतने लोगों के सामने चीटिंग करना आसान है क्या? पहले और दूसरे स्थान के वोट में भारी अंतर था। कैथरीन ने बहुत बड़ी बढ़त से जीत हासिल की थी। अगर कुछ ही छात्रों ने उसे वोट किया होता तो बाकी शोर मचा देते। प्रिंसिपल ने बुजुर्ग की बात पर सबको संबोधित किया जिन्होंने कैथरीन की टीम को वोट दिया है, हाथ उठाएं। हॉल में समंदर की तरह हाथ उठ गए। गिनने की जरूरत नहीं थी। साफ था कि आधे से ज्यादा छात्रों ने कैथरीन को वोट दिया था। लेकिन युवक अड़ा रहा, मैं वोटिंग की धांधली की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कैथरीन ने चीटिंग की है। उसने कैथरीन की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। कैथरीन, तुमने सबको कहा था कि यह गाना तुम्हारी रचना है न? कैथरीन ने तिरस्कार से नाक सिकुड़ी और बोली, हाँ तो। हालांकि उसने इसे खुलेआम घोषित नहीं किया था, लेकिन ब्रायन और बाकी क्लास को बता चुकी थी। युवक के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। तुम झूठ बोल रही हो। ये तुम्हारी कॉम्पोजिशन नहीं है। यह मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर शुगर का गाना है। तुमने बस उसकी नकल करके एडेप्ट किया है। तुम चैंपियन बनने लायक नहीं हो। उसने आगे कहा, अगर यकीन नहीं है तो ट्विटर देख सकते हो। वहाँ पहले ही किसी ने तुलना पोस्ट कर दी है। हर कोई आसानी से फर्क समझ जाएगा। मनोरंजन जगत में कई लोग शुगा को जानते थे। वो एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थी। भले ही उसका चेहरा किसी ने न देखा हो, लेकिन उसकी शख्सियत पूरे इंडस्ट्री में जानी जाती थी। छात्रों ने तुरंत अपने फोन निकाले। मीडिया भी इस ब्रेकिंग न्यूज़ को कैसे छोड़ते। कुछ ही देर में सबने वह नाम पोस्ट देख ली। उसमें लिखा था कि दोनों गानों में 80% समानता है। ये कैसे हो सकता है? ये दृश्य पूरी तरह अफरा-तफरी में बदल गया क्योंकि दोनों गाने स्पष्ट रूप से एक जैसे थे। संगीत विभाग के शिक्षकों ने उनका विश्लेषण करने के बाद पुष्टि की कि दोनों ही एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे, बल्कि दूसरा गाना पहले का थोड़ा बदला हुआ रूप था। कई लोग जानते थे कि कैथरीन ने इस गाने को अपना बताया था। अब जब यह मशहूर संगीतकार के गाने से इतना मिलता जुलता निकला तो साफ था कि यह प्लेजरिज्म चोरी है। कैथरीन को उजागर करने वाले युवक ने आसपास की चर्चाएं सुनकर और हौसला पाया। उसने कैथरीन की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, इसने हिम्मत इसलिए दिखाई क्योंकि यह गाना शुगर ने बहुत पहले एक फोरम पर डाला था। इसने एक महान संगीतकार की मेहनत को बर्बाद कर दिया। बताइए, क्या ऐसी लड़की चैंपियन बनने लायक है? ब्रैंडन दर्शकों में ट्रस्टन के साथ खड़ा था। ब्रैंडन का ठंडा चेहरा देखकर ट्रस्टन ने धीरे से पूछा, मिस्टर डंकन, क्या मैं कुछ लोगों को भेजकर इस आदमी को खींचकर बाहर कर दूं? ट्रस्टन मन ही मन बड़बड़ाया, ये 4 आंखों वाला बेवकूफ तो मौत को बुला रहा है। कैथरीन का ऐसे अपमान करने की हिम्मत। ब्रैंडन इसे छोड़ने वाला नहीं है। ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में ट्रस्टन का सुझाव ठुकरा दिया। जरूरत नहीं। कैथरीन की आंखों की शांति देखकर उसे समझ आ गया था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। किसी को भेजो और इसकी जांच करवाओ। ट्रस्टन तुरंत समझ गया और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। ठीक है, उसे यकीन हो गया कि इस युवक के पीछे कोई और है। ब्रैंडन के लिए असली मायने इसी बात के थे कि उस शख्स का पर्दाफाश किया जाए। कैथरीन मंच पर शांति से खड़ी थी, भले ही भीड़ की निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। लोगों की नज़र में कैथरीन का अच्छा गाना गाना एक बात थी, लेकिन किसी और के गाने को अपना बताना घटिया हरकत थी। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा झूठ बोलना बेहद नीच था। मौके पर मौजूद मीडिया तो जैसे खजाना पा गया। लॉयल्टी अकेडमी की सभी बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं। कैथरीन भी अब काफ़ी मशहूर थी। वो एक लोकप्रिय वैरायटी शो में दिख रही थी, उसके काफ़ी फैन थे। इसके अलावा
वो सुपरस्टार ऑड्री स्वॉन की छोटी बहन थी और टेरी हैंक की सार्वजनिक रूप से मानी जाने वाली स्पेशल गर्ल थी। इनमें से सिर्फ एक भी कनेक्शन नई हेडलाइन बनाने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा यह मामला मशहूर संगीतकार शुगा से जुड़ा था। पहले भी लोगों ने शुगा के काम की नकल की थी और नतीजा हमेशा यही हुआ था कि उनके फैंस उस चोर का सोशल मीडिया पर सफाया कर देते थे। शुगा भले ही खुद इंटरनेट पर ज़्यादा सक्रिय न हो, लेकिन उसके फैंस उसकी इज्जत की फियर्सली रक्षा करते थे। उसके काम पर दाग लगाने की हिम्मत करने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता था, बर्बादी। रिपोर्टरों ने माइक्रोफोन कैथरीन की ओर बढ़ा दिए और सवालों की बौछार शुरू कर दी। कैथरीन, प्लेजरिज्म के आरोप पर आप क्या कहेंगी? क्या आपके पास अपना बचाव करने के लिए कुछ है? आपने शुगा के काम की नकल की, क्या आपको डर नहीं कि उसके फैंस को पता चल जाएगा? क्या आपको अपने करियर या अपनी बहन के करियर की चिंता नहीं? उनके सवाल जितने बढ़ते गए उतने ही भड़काऊ होते गए। रोनन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्लाया, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम लोग? हमारा बॉस ही इस गाने का कंपोजर है। प्लेजरिज्म, तुम सब मूर्ख हो। रोनन की इस भड़ास से शर्मिंदा होकर रिपोर्टरों ने तुरंत अपना ध्यान प्रिंसिपल की ओर मोड़ दिया। सर, हमारे पास सबूत हैं कि आपकी स्टूडेंट कैथरीन स्वॉन ने शुगा का काम कॉपी किया है। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप फिर भी उसे चैंपियन का खिताब देंगे? प्रिंसिपल के जवाब देने से पहले ही भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नहीं, किसी भी हालत में इसे चैंपियन नहीं बनने देंगे। बिल्कुल सही, हरगिज नहीं। ये चैंपियन नहीं है। लोगों का विरोध प्रिंसिपल के लिए बेहद मुश्किल बन गया। अगर यह कोई साधारण टीम होती तो वह तुरंत फैसला सुना देते, लेकिन इसमें ब्रायन था। काल भी खुद वहां आए थे। ऐसे में प्रिंसिपल इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते थे। वह दुविधा में पड़ गए। रोनन की बात के बाद वह युवक फिर चिल्लाया, रोनन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा कैथरीन से अच्छा रिश्ता है, इसलिए तुम उसका पक्ष ले रहे हो। लेकिन इतनी साफ सच्चाई के बावजूद उसे बचा रहे हो। क्या तुम कहना चाहते हो कि कैथरीन ही शुगर है? रोनन इस मूर्ख युवक पर गुस्से से पागल हो गया। कमबख्त बेवकूफ, उसने मन ही मन गाली दी। कैथरीन ने रोनन को पीछे खींचा और आगे बढ़ी। युवक के सामने खड़े होकर उसने हाथ बांध लिए, चेहरे पर गुस्से की बजाय पूरी शांति थी। जैसे ही युवक की नज़र कैथरीन की आंखों से टकराई, वह अनायास पीछे हट गया। वे आंखें बहुत तेज थीं और कैथरीन की आभा इतनी प्रबल कि वह डर गया। 2 कदम पीछे हटने के बाद उसने घबराकर कहा, तुम क्या चाहती हो? अगर तुमने मुझे इतने लोगों के सामने हाथ लगाया तो ये तुम्हारी गुनाह साबित करेगा और तुम्हें भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। समझी? हाँ, कैथरीन ने ठंडी हंसी छोड़ी। सही कहा, बेवकूफ। लेकिन किसने कहा कि मुझे पता नहीं? युवक हकलाने लगा, तुम। कैथरीन ने सिर झुकाकर उसे नीचे देखा। उसकी नुकीली नाक, झुकी पीठ और गोल कंधे देखकर साफ था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। तो, अगर मैं ही शुगर हूं, तो तुम क्या करोगे? कैथरीन की ताकतवर आभा से दबकर युवक चुप हो गया। ये दृश्य देखकर लियाना ने भौहें चढ़ा लीं। उसने सोचा भी नहीं था कि वह युवक कैथरीन की कुछ बातों से ही डर जाएगा। वह तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। कैथरीन को बर्बाद करने के लिए लियाना को आगे आना पड़ा। वह कैथरीन के पास पहुंची और साफ आवाज में, ताकि रिपोर्टर सुन सके, बोली, कैथरीन, क्यों ना सच मान लो? अगर तुम ऐसे ही व्यवहार करती रही तो ऑड्री मुसीबत में पड़ जाएगी। तुम्हारा उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता है ना? उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी मेहनत की है। तुम उसका करियर बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर कैथरीन ने लियाना की ओर सिर घुमाया। कैथरीन की नज़रों से नज़रें चुराते हुए लियाना ने सिर झुका लिया। आसपास खड़े रिपोर्टरों ने लियाना की बात सुन ली। अब उन्हें यकीन हो गया कि वह सच में कैथरीन की बहन है। उन्होंने तुरंत माइक्रोफोन लियाना की ओर बढ़ाया। आप कैथरीन की बहन हैं, है ना? कैथरीन ने शुगर का काम कॉपी करके अपना बताया है। अब जब आप ये जानती हैं, तो आप क्या करने वाली हैं? क्या आप कैथरीन के प्लेजरिज्म का सबूत दे सकती हैं?
रिपोर्टरों के सवालों का सामना करते हुए लियाना परेशान दिखी। वह भले ही कैथरीन की तरफ से बोल रही थी, पर उसके तेवरों से कुछ नया इशारा मिल रहा था। मेरी बहन को दोष मत दो, शायद सिर्फ गलतफहमी है। वह अभी अभी देहात से लौटी है, उसे नियमों का पता नहीं होगा। उसे लगा होगा कि एडेप्ट करके गाना अपना हो जाता है। लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी है ना? उसने कभी संगीत सीखा भी नहीं, फिर भी इतना अच्छा गाती है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सेलिब्रेशन गाला कोई क्रिएटिविटी की नहीं, आर्टिस्टिक प्रतियोगिता है, सही। चैंपियनशिप बचाने की जिद में उसने अनजाने में कैथरीन पर शुगर का गाना कॉपी करने का आरोप पक्का कर दिया। कैथरीन को एक्सपोज करने वाला युवक फिर से अकड़ में आ गया। तो इसे संगीत सीखना तक नहीं आता, है ना? फिर ये कैसे कह सकती है कि वो शुगर है? कितनी बेहया है। कैथरीन साइड में इस तमाशे का मजा लेते हुए खड़ी हो गई। उसे लगा अगर यही प्रदर्शन स्टेज पर ग्रुप एक्ट की तरह होता, तो आज का खिताब इस युवक और लियाना को मिल जाता। वाकई अदाकारी लाजवाब है। कैथरीन साइड में हुई, तो ब्रैंडन उसके पास आ गया। कैथरीन ने सहजता से उस पर टिकते हुए उसे जैसे अपना सहारा बना लिया। मौजूद लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। सब जानते थे ब्रैंडन की कितनी ऊंची हैसियत है और कैथरीन उसे इतनी कैजुअली ट्रीट कर रही थी। लियाना ने भी देखा, उसकी आंखें जलन से लाल हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रैंडन का ध्यान कैथरीन पर क्यों है। उसकी जलन पागलपन में बदल रही थी। रिपोर्टर समझदार थे। कैथरीन और ब्रैंडन की नज़दीकी देखकर वे और सवाल पूछने से कतराने लगे। कैथरीन, मैं सुझाव दूंगा कि तुम साफ साफ बताओ, तुमने शुगर की नकल की या नहीं? हाँ, अगर नहीं की तो सबूत दिखाओ। कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस बुदबुदाए, कौन सा सबूत? साफ दिख रहा है उसने किसी और का गाना कॉपी किया है। वो शुगर कैसे हो सकती है? अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी और सबका ध्यान उधर मुड़ गया। वह शुगर क्यों नहीं हो सकती? सबने पलटकर देखा और किसी ने हैरानी में कहा, ये पियरलेस ग्रेसन है। पियरलेस ग्रेसन, ओह माय गॉड, ग्रेसन। किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रेसन खुद आ जाएगा, वो भी इस वक्त। लोग अपने आप दो तरफ हट गए और ग्रेसन आराम से कैथरीन तक पहुंच गया। ग्रेसन ने अपना सिग्नेचर मनमोहक मुस्कान दी, आंखों में नरमी थी और कैथरीन को गहराई से देखा। सॉरी बॉस, शूटिंग ने रोक लिया, आपकी शानदार परफॉर्मेंस नहीं देख पाया। चैंपियन बनने पर बधाई, कैथरीन ने हल्का सा सिर हिलाया। दूसरी ओर ब्रैंडन ने कैथरीन से ज्यादा ध्यान ग्रेसन पर दिया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरें ग्रेसन को परख रही थीं, चेहरे पर नाराजी साफ थी। वह नज़र देख ग्रेसन चौंक गया। वह देखना चाहता था कि आखिर कौन बेखौफ आदमी कैथरीन के पास खड़ा है, लेकिन ऊपर देखा तो ब्रैंडन की नज़र से ही दब गया। वह नज़र ही ऐसी थी, डराने वाली। समझ आया कि कैथरीन के साथ खड़े होने की उसकी वाकई औकात है, वह असाधारण था। ग्रेसन के आने से माहौल पलट गया। रिपोर्टरों ने माइक उसकी ओर बढ़ा दिए। पियरलेस ग्रेसन, क्या ये सच है कि कैथरीन ही शुगर है? मुझे झूठ बोलने की क्या वजह? ग्रेसन ने शांत स्वर में, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुगर को अब तक सामने से देखने वाला अकेला मैं ही हूँ। मंच पर सनसनी मच गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कहानी यूं पलट जाएगी। कैथरीन असल में म्यूजिक जीनियस शुगर निकलेगी, ये तो हैरतअंगेज था। लियाना के कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कैथरीन को घूरा, ये देहाती लड़की, उसके मन में उठा, ये शुगर कैसे हो सकती है? नामुमकिन। वह तुरंत उस युवक के पास पहुंची, आसपास की नजरों की परवाह किए बिना उसके कान में कुछ कहा। पल में ही युवक का चेहरा बदल गया। उसने ग्रेसन को घूरा, आंखों में जहर भरा था। पियरलेस ग्रेसन, आपसे बहुत निराशा हुई। मैं समझता था आप शुगर के अच्छे दोस्त हैं, जिन पर वह आंख मूंद कर भरोसा करती है। लेकिन आपने एक चोर का नाम साफ करने के लिए मदद की। क्या आपको लगता है कि किसी ने शुगर को कभी देखा ही नहीं? क्या कोई आपके झूठ पकड़ नहीं सकता? आप गलत हैं। मेरे पास सबूत है कि वह शुगर नहीं है।
उसकी बात से हालात फिर उलझ गए। सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गईं। सबूत क्या है? ग्रेसन ने कैथरीन की ओर देखा, मानो चुपचाप पूछा हो, माजरा क्या है? कैथरीन ने भान हल्की उठाए इशारा किया, जल्दबाजी मत करो। उसे शांत देखकर ग्रेसन ढीला पड़ गया। आखिर वह जानता था इतनी तुच्छ बात से वह हारने वाली नहीं। भीड़ की निगरानी में युवक ने मोबाइल निकाला और सबको दिखाया। देखो, ये शुगा को भेजा गया फैन का ईमेल है जिसमें कैथरीन की चोरी का पूरा ब्यौरा है। और यह शुगा का जवाब। वह कहती है कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या शुगा खुद को नहीं पहचानेगी? उसकी बात सच थी। ईमेल में कैथरीन की टीम की तस्वीरें भी थीं, शायद प्रिलिमिनरी राउंड की। अगर कैथरीन सच में शुगा है तो वह खुद को कैसे न पहचानती? अब सबकी नजरें फिर कैथरीन पर टिक गईं। लोग देखना चाहते थे कि इतने पक्के सबूतों के बाद वह क्या कहेगी। इन कई सबूतों के बीच कैथरीन ने एक बात समझ ली, सामने वाला पूरी तैयारी से आया है। ये सबूत किसी और को चक्कर में डाल देता। दुर्भाग्य उनकी सामने कैथरीन स्वॉन थी। ये चालाक लोग हारने के लिए ही पैदा हुए थे। काफी देर से चुप रोनन अचानक फट पड़ा और उस युवक पर गरजा, ओए चार आंखों वाले लूज़र। बेवकूफ होने के साथ साथ ठग भी निकले। शर्म आती है कि नहीं? डांट खाकर युवक तिलमिला उठा। अगर रोनन की दबंग मौजूदगी न होती तो वह हाथापाई कर बैठता, पर अब उसके पास बाजी थी तो ताने कसने लगा। क्या हुआ? अपनी बॉस की घिनौनी हरकत सुनकर यकीन नहीं हो रहा। तुम चाहे मुझे गाली दो, उसे मानना ही पड़ेगा कि वह चोर है। बकवास। गाली देकर रोनन ने कैथरीन की ओर देखा। बॉस, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैथरीन ने उबी नज़र से उसे देखा, तो कर लो शुरू। इजाज़त मिलते ही रोनन जैसे एड्रेनालिन की सुई लगा दी गई हो एकदम जोश में आ गया। नाइस। रोनन ने बैकस्टेज से अभी अभी उठाया टैबलेट उस युवक के सामने लहराया। अपनी चारों आंखें फाड़कर देख, ये क्या है? ओ छिछोरे। रोनन ने शुगर का ईमेल उठाकर दिखाया जिसमें उस तथाकथित फैन की रिपोर्ट थी। वो युवक आंखें फाड़कर देखने लगा, जैसे उसकी आंखें बाहर निकल पड़ेंगी। उसके होंठ कांप रहे थे। वह हकलाया, कैसे कैसे हो सकता है ये? रोनन ने तिरस्कार से कहा, मुझे सोच रहा था कि मेरी बॉस को इतना बेवकूफ़ी भरा मैसेज कौन भेज सकता है। तो ये काम तुमने किया था, तुम चार आंखों वाले बेवकूफ़। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम खुद अपने ऊपर प्लेजरिज्म का आरोप लगा रहे हैं? कितना हास्यास्पद है। ग्रेसन की मौजूदगी और ईमेल जैसे पुख्ता सबूत ने ये साफ कर दिया कि कैथरीन ही मशहूर संगीतकार शुगा है। लोग कैथरीन की पहचान पर हैरान थे और उसकी प्रतिभा और कम उम्र से और भी स्तब्ध। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी कम उम्र में कोई इतना बेहतरीन संगीत बना सकता है। एक पत्रकार ने आगे आकर पूछा, कैथरीन, जब सब आपसे सवाल कर रहे थे तब आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई? कैथरीन ने पत्रकार को घूरते हुए अहंकार से कहा, तुम हो कौन और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं? उसका जवाब सुनकर पत्रकार स्तब्ध रह गया और भीड़ चुप हो गई। अब जब कैथरीन की असली पहचान साबित हो चुकी थी, कोई उसकी क्षमता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका घमंड अब जायज लग रहा था। पहले कैथरीन पर आरोप लगाने वाला युवक चुपके से निकलना चाहता था, लेकिन मुड़ा तो देखा कि दो खतरनाक कद-काठी वाले आदमी उसे रोककर खड़े थे। उनकी डरावनी मुस्कान देखकर उसकी टांगें कांप गईं। क्या चाहते हो? वह घबराया। ट्रस्टन ने अचानक उसे धक्का देकर भीड़ के सामने ला खड़ा किया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक मीडिया सब कैद कर चुका था। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रस्टन ने युवक की ओर देखा और ब्रैंडन के इशारे पर एक सबूत सामने रखा। देखो, मेरे पास उसके बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड है। अचानक इसके अकाउंट में बड़ी रकम आई और एक ईमेल भी। ईमेल वही वायरल वीडियो का क्लिप है जो ट्विटर पर फैला था। पता है, संयोग रोज होते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएं तो शक होना लाजमी है। ट्रस्टन ने पृष्ठभूमि बताई और एडन ने सबका ध्यान खींचा।
क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत बड़ा संयोग है? लोग समझ गए कि असली खेल क्या था। युवक घबराकर पसीने पसीने हो गया। ट्रस्टन, एडन, रोनन और ब्रायन चारों उसे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में सख्त धमकी झलक रही थी। बीच में फंसा युवक इतना डर गया कि लगभग बेहोश होने वाला था। उनमें से कोई भी अकेले उसे चूर चूर कर सकता था। वह सिर पकड़कर चिल्लाया, कृपया ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ, सब स्वीकार करता हूँ। तभी अचानक एक और आवाज गूंजी, रुको। भीड़ ने देखा, ये नैश था। सब हैरान रह गए। वह शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ा और बोला, उसे और मत दबाओ, मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। सब स्तब्ध रह गए। प्रिंसिपल ने अविश्वास से नैश को देखा। क्यों नैश, तुम तो हमेशा अच्छे छात्र रहे हो, फिर इतनी मूर्खता क्यों की? नैश के पास पृष्ठभूमि और ताकत दोनों थे। उसने दृढ़ता से कहा, सर, जैसा आपने कहा, मैं हमेशा उत्कृष्टता के लिए मेहनत करता हूँ और सबके लिए उदाहरण रहा हूँ। लेकिन कैथरीन की वजह से मुझे भ्रष्ट कहा गया। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट पद भी छिन गया। क्या मुझे उससे नफरत नहीं होगी? मैंने देखा कि उसकी रचनाएं शुगर जैसी लगती हैं। मुझे लगा वो चोरी कर रही है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए ये योजना बनाई। पर कोई नहीं जानता था कि कैथरीन ही शुगर है। नैश की चाल वहीं रह गई। प्रिंसिपल ने अफसोस से उसे सजा के लिए तैयार रहने को कहा। कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर देखा और उनकी नजरें मिलीं। दोनों समझ गए कि असली साजिश लियाना ने की थी, पर नैश ने सब दोष अपने सिर ले लिया। अब सबूत मिट चुके थे, असली गुनहगार सामने लाना आसान नहीं था। कैथरीन थक चुकी थी, बहस करने का मन नहीं था। उसे नैश के लिए थोड़ी सहानुभूति भी हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी हिम्मत दिखाएगा, पर अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कैथरीन ने लियाना को देखा, जो कोने में बैठकर नैश पर टकटकी लगाए थी। उनकी नजरें मिलीं। लियाना की आंखों में जलन और नफरत थी, पश्चाताप का नाम नहीं। कैथरीन समझ गई कि नैश तो बस उसकी चाल में फंसा था। अगर दादा की आखिरी इच्छा न होती तो कैथरीन शायद आज ही लियाना से हिसाब चुकता कर देती। अब कैथरीन सबकी नजरों का केंद्र थी। मीडिया इस स्कूल समारोह से इतना बड़ा स्कूप पाकर पागल हो गया था। हर कोई उसका इंटरव्यू करना चाहता था। तभी उसके पास खड़े लंबे कद के आदमी ने उसे अपनी जैकेट ओढ़ाई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो कैथरीन को खींचते हुए आगे बढ़ा और मीडिया अपने आप दो हिस्सों में बंटकर रास्ता बना लिया। कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर ब्रैंडन को ग्रिम रीपर कहा जाता था। उसे नाराज करना मतलब विनाश बुलाना। ब्रैंडन कैथरीन को ले गया। पीछे पैक्सटन ने पत्रकारों से कहा, मिस्टर डंकन नहीं चाहते कि उनकी मिस का नाम सोशल मीडिया पर आए। इंटरव्यू बंद करो। पत्रकारों के लिए ये बड़ी खबर थी, लेकिन अब वे छाप नहीं सकते थे। सबके चेहरे उतर गए, पर पैक्सटन से बहस कौन करता? सबको साफ समझ आ गया कि यह ब्रैंडन का हुक्म था। सेलिब्रेशन गाला खत्म हो चुका था और कैथरीन आराम करने घर लौटने ही वाली थी, लेकिन ब्रैंडन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कैथरीन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? ब्रैंडन मुस्कुराया, उसकी आंखों में नरमी और आवाज में गहरी खनक थी। तुमने प्रतियोगिता जीती है, क्या हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए? कैथरीन कुछ कह पाती, उससे पहले ही ब्रैंडन ने उसका हाथ थामकर उसे कार में बैठा लिया। पैक्सटन, जो थोड़ी देर से पहुंचा था, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ताज़ा हालात की रिपोर्ट दी। सर, मैंने वेल्स से संपर्क कर लिया है। नैश आज रात से कासिया में दिखाई नहीं देगा। ब्रैंडन की आंखें ठंडी पड़ गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कैथरीन ने सब सुन लिया। उसे कोई हैरानी नहीं हुई और नैश के लिए बोलने का भी मन नहीं किया। वे सब बड़े हो चुके थे और अपने फैसलों के नतीजे झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर नैश ने उस इंसान के लिए दोष अपने सिर लिया, जिससे वह प्यार करता था, तो सजा भी उसे ही भुगतनी होगी। चाहे सजा कितनी भी भारी क्यों ना हो, यह उसका अपना चुनाव था। जहां तक पछतावे की बात थी, वह कैथरीन की समस्या नहीं थी। सेलिब्रेशन बैंक्वेट असल में एक बारबेक्यू निकला,
और कैथरीन को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसे तो ये बेहद पसंद था। वेटर ने उसे मेन्यू दिया। कैथरीन ने बिना हिचकिचाहट अपने पसंदीदा व्यंजन चुने और मेन्यू ब्रैंडन को थमा दिया। ब्रैंडन ने ऑर्डर नहीं किया। उसने पेन उठाकर एक्स्ट्रा स्पाइसी को काट दिया और उसे बदलकर माइल्ड कर दिया। कैथरीन ने देखा तो भौहें चढ़ गईं। माइल्ड? क्या ये बच्चा है? ब्रैंडन ने उसकी हैरान शक्ल देखी और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह मुस्कुराया और बोला, ज्यादा तीखा पेट को नुकसान करता है। कैथरीन को तीखा बेहद पसंद था, पर ब्रैंडन उसके स्वास्थ्य की परवाह करता था। स्वास्थ्य के मामले में वह हमेशा सख्त रहा था। कैथरीन जानती थी कि उसकी यह आदत नहीं बदलेगी। खाना आने ही वाला था कि तभी दरवाजे से ट्रस्टन अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे एडन, रोनन और ब्रायन। चारों लंबे, स्मार्ट और अलग अलग व्यक्तित्व वाले। उनकी एंट्री ने रेस्टोरेंट का माहौल ही बदल दिया। सभी लोग उन पर निगाहें गड़ाए हुए थे। वे सीधे कैथरीन की टेबल तक पहुंचे। ट्रस्टन सबसे पहले बोला, तुम लोग बड़े बेपरवाह हो। सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखा और हमें बुलाया तक नहीं। हमने भी तो मेहनत की थी। उसने पीछे मुड़कर सहमति चाही, लेकिन बाकी तीन एक कदम पीछे हट चुके थे। ट्रस्टन गुस्से में बोला, अरे मेरी मदद करो। ब्रायन और रोनन ने एक साथ आंखें घुमाई और निकल गए। ईडन को ट्रस्टन को छेड़ने का मजा आ रहा था। उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा, इजी ब्रो, इजी। रोनन सीधा कैथरीन के पास बैठ गया और ब्रायन को जलाने लगा। ब्रायन ने मन ही मन उसे गालियां दी। फिर रोनन ने देखा कि खाने में मिर्च आधी थी। उसने झट से कहा, ये क्या माइल्ड स्पाइस है? ये किसने ऑर्डर किया? उसके लहजे में तिरस्कार था। कैथरीन ने उसकी ओर ठंडी नजर डाली। रोनन को लगा जैसे बर्फीली हवा उसके आर पार चली गई हो। उसने तुरंत समझ लिया कि आज बॉस ने माइल्ड स्पाइस ऑर्डर किया है। उसने घबराकर सिर हिलाया, आप सही कह रही हैं, बॉस। माइल्ड स्पाइस अच्छा है। अंदर ही अंदर उसे अजीब लगा। कैथरीन तो हमेशा एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद करती थी। अचानक क्यों बदल गई? तभी कैथरीन ने कहा, तुम्हें भी आगे से कम तीखा खाना चाहिए। सेहत के लिए अच्छा है। रोनन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा, वाह, बॉस मेरी सेहत की इतनी परवाह करती हैं। भोजन के बाद कैथरीन को भी लगा कि माइल्ड स्पाइस बुरा नहीं था। जब वे बाहर आए, पैक्सटन कार लेकर पहले से खड़ा था। ईडन मुस्कराकर बोला, मिस्टर डंकन, मैं आज रात लेन्स के घर जा रहा हूँ। रास्ते में है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ब्रैंडन ने बिना देखे जवाब दिया, रास्ते में नहीं है, और सीधा कार में बैठ गया। असल में लेन्स का घर ब्रैंडन की हवेली के बगल में ही था। ईडन हैरान रह गया। उसने पैक्सटन से पूछा, तुम्हारे बॉस अब कहाँ रहते हैं? पैक्सटन ने नाम लिया, द अर्ल्स मैंशन। ईडन ने सोचा, फिर याद आया, वहाँ तो कैथरीन भी रहती है ना? ऑड्री का घर। फिर अचानक उसे समझ आया और वह दंग रह गया। क्या तुम दोनों साथ रहते हो? पूरी भीड़ हक्का बक। तुरंत ही सबकी नजरें कैथरीन और ब्रैंडन पर टिक गईं, क्योंकि एडन द्वारा चिल्लाकर बताई गई खबर वाकई चौंकाने वाली थी। खासकर रोनन की, जिसकी आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली थीं। उसकी आवाज कांप रही थी, बी बॉस। जैसे ही एडन ने ये कहा, कैथरीन ने हल्का सा भौहें सिकुड़ी, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा शांत हो गया। शांत रहो। ये दो ठंडे शब्द सुनते ही रोनन तुरंत शांत हो गया। उसने कैथरीन को ध्यान से देखा और अंदाजा लगाया कि शायद ये सचमुच साथ रहने वाली बात नहीं है। जहां तक एडन का सवाल था, उसे समझ आ गया था कि उसने बड़ी गड़बड़ कर दी है। वह ट्रस्टन के पीछे छिप गया, मानो पनाह ढूंढ रहा हो। अब वह बेचैनी से डर रहा था कि कहीं ब्रैंडन गुस्से में कार से निकलकर उसकी हमेशा के लिए बोलती बंद न कर दे। आखिरकार ब्रैंडन की नज़र अभी बेहद खतरनाक थी। ब्रैंडन ने खिड़की ऊपर कर दी, क्योंकि उसे पता था कि बाहर खड़े सिंगल लड़कों से बहस करने का कोई मतलब नहीं। पैक्सटन ने ब्रैंडन की नीयत समझ ली और एक्सीलेटर दबाकर कार आगे बढ़ा दी, पीछे सिर्फ धूल का गुबार छोड़ते हुए। वहीं चारों हैंडसम लड़के हवा में खड़े उलझन में पड़े रह गए।
ट्रस्टन ने काली कार के जाते हुए रास्ते को घूरा और होठों पर शरारती मुस्कान लाई। मिस्टर डंकन वाकई काबिल हैं। लड़कियां पटाने का हुनर तो लाजवाब है। थोड़ी ही समय में कैथरीन के साथ रहने तक पहुंच गए। लगता है आगे और भी चौंकाने वाली खबरें आएंगी। लेकिन ट्रस्टन के बोलते ही उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। एक ही पल में रोनन और ब्रायन ने ट्रस्टन को घेर लिया, एक ने आगे से और एक ने पीछे से उसके पेट पर मुक्का जड़ दिया। दोनों मुक्के इतने भारी थे कि ट्रस्टन दर्द से झुक गया, उसका चेहरा तड़प में मरोड़ खा गया। उसने सहारा लेकर धीरे धीरे सीधा खड़ा होते हुए बुदबुदाया, तुम दोनों कमीने, मुझ पर चाल चलने की हिम्मत की। अभी सबक सिखाता हूँ। लेकिन ट्रस्टन ने तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि एडन की ओर मुड़ा। कुछ करोगे भी? बस खड़े होकर मेरा पितना देखोगे? एडन आधी मुस्कान लिए ट्रस्टन को देख रहा था, मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। उसी वक्त उसने इशारा किया कि ट्रस्टन सामने देखे। काय, ट्रस्टन ने दबी आवाज में कहा और अकड़कर खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका रौब तुरंत गायब हो गया। रोनन और ब्रायन की नजरें मानो उसका खून चूस लेना चाहती हों। ट्रस्टन के भीतर डर की लहर दौड़ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम लोग मुझे और मारने वाले हो? अगर अब भी गुस्सा है तो दो और मुंह के मार लो, बस मेरे चेहरे पर मत मारना। एम्फ। रोनन ने ठंडी सांस छोड़ी और ट्रस्टन को आखिरी चेतावनी भरी नजर दी, मानो कह रहा हो, और बकवास की तो पछताना पड़ेगा। रोनन और ब्रायन साथ साथ चले गए, जबकि ट्रस्टन पेट पकड़े दर्द से कराह रहा था। वह बुदबुदाया, साले चालाक लोमड़ी। इसी बीच लियाना बेचैनी से कॉबिन के स्टडी रूम में बैठी थी, साथ में रेचल भी थी। रात के 10:30 बज चुके थे, उसे अब तक सो जाना चाहिए था, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं था। रेचल अधीर हो गई। उसने लियाना को गुस्से से देखा और नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम हमेशा से समझदार रही हो और हमने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। लेकिन हाल ही में तुमसे गलती पर गलती क्यों हो रही है? और अब इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लियाना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह हमेशा स्वॉन्स की शान रही थी। रेचल को हमेशा बेटों से ज्यादा मोह था, लेकिन वह लियाना को इसलिए भी चाहती थी क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा थी। सभी बच्चों में लियाना का स्वभाव और व्यक्तित्व रेचल से सबसे ज्यादा मिलता जुलता था। उसकी कामयाबी रेचल के लिए अमीर औरतों के सामने डींग मारने का मौका थी। रेचल के ये शब्द लियाना के लिए सबसे बड़ा झटका थे। ये सब कैथरीन की वजह से हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योतिषी ने कहा था। कैथरीन एक अपशकुन थी, जो भी उसके पास आता उसका बुरा ही होता। लियाना भी यह सब स्वीकारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब जब नैश को सजा मिल चुकी थी, मामला और बिगड़ गया था। अगर वेल्स परिवार ने माफ नहीं किया और उसने कॉबिन से ये बात छिपाई, तो ये बड़ा संकट बन सकता था। और सबसे पहले बलि की बकरी वही बनती। रेचल के गुस्से के विपरीत कॉबिन शांत था। उसके लिए ये बस बच्चों का खेल था। उसे इस मामले का स्वॉन्स और वेल्स के रिश्तों पर असर ज्यादा मायने रखता था। लियाना, क्या तुम्हें यकीन है कि नैश तुम्हें बेनकाब नहीं करेगा? कॉबिन ने शांति से पूछा। लियाना ने तुरंत समझ लिया कि उसके पिता का ध्यान किस पर है। स्वॉन्स के लिए तो बस फायदे मायने रखते थे, और वह भी ऐसी ही थी। चिंता मत करो, डैड। नैश ने कहा है कि वह सारा जिम्मा खुद लेगा। लियाना ने आश्वस्त किया, लेकिन ये कहते हुए उसे नैश की आखिरी बातें याद आई और उसका दिल अजीब सा दर्द से भर गया। हालांकि वह दर्द बस एक पल का था, उसके बाद फिर वही चिंता हावी हो गई। वह तो सेलिब्रेशन गाला में भी पहला स्थान नहीं जीत पाई थी। अब क्या उसके पास यूज़मन कंसर्वेटरी में दाखिला लेने का कोई मौका बचा था? ये स्कूल सिर्फ बेहतरीन छात्रों को लेता था और वहाँ हर कोई दुनिया के शीर्ष स्तर का होता था। लियाना का जवाब सुनकर कॉबिन ज्यादा चिंतित नहीं हुआ। अगर उसने कहा है कि सब ठीक है, तो शायद वह इसे संभाल लेगी। लेकिन उसकी चिंता अब दूसरी थी। शुगर, जो म्यूजिक इंडस्ट्री की लीजेंड है, क्या वह वाकई इतनी मशहूर है? लियाना मानना नहीं चाहती थी,
लेकिन उसे सिर हिलाना पड़ा। अगर कोई शुगा को नहीं जानता तो इसका मतलब था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री से कटा हुआ है। पारंपरिक संगीतकार हमेशा पॉप म्यूजिक को नीचा समझते थे, लेकिन शुगर अलग थी। उसके गाने भले ही कम थे, लेकिन हर एक को बहुत सराहा गया। यहाँ तक कि पारंपरिक संगीतकारों ने भी उसे मान्यता दी। ये बहुत दुर्लभ था। वह सचमुच इस क्षेत्र की शिखर की शख्सियत थी। लेकिन लियाना के लिए ये हैरानी की बात थी कि यही रहस्यमयी शख्स दरअसल कैथरीन थी, एक देहाती लड़की। ये कैसे हो सकता था? लियाना यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कॉबन से कहा, डैड, कैथरीन जैसी देहाती लड़की जिसने पढ़ाई तक पूरी नहीं की, उसे ये सब कैसे पता हो सकता है? शुगर जैसी लीजेंड वो कैसे हो सकती है? कॉबन भी मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच तो सामने था, है न? उसने आह भरते हुए कहा, कौन जानता है तुम्हारे दादाजी ने कैथरीन को क्या सिखाया? आखिरकार वह भी एक स्वॉन है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे दादाजी की थी। ये सुनकर लियाना का गुस्से से फट पड़ने का मन हुआ। रेचल ने वहीं दूसरी चिंता जताई। कॉबन, अगर कैथरीन के किसी म्यूजिकल जीनियस होने की खबर बाहर फैल गई, तो क्या इसका असर स्वॉन कॉर्पोरेशन के शेयर पर पड़ेगा? कॉबन इस बात को लेकर सचमुच चिंतित था। वक्त काफी कम था और वह कैथरीन को कोई मौका नहीं देना चाहता था। स्वॉन कॉर्पोरेशन सिर्फ उसी के हाथों में रह सकती थी और आने वाला उत्तराधिकारी सिर्फ जोनाथन होगा, कैथरीन नहीं। अपने काम संभालो और मुझे अब और परेशानी मत देना। कॉबन ने स्टडी से निकलते हुए लियाना और रेचल को कड़ी चेतावनी दी। ब्रैंडन और कैथरीन जब रिहायशी इलाके में लौटे तो संयोग से नीचे ही उनकी मुलाकात ऑड्री से हो गई। ऑड्री थकी हुई लग रही थी और सूटकेस खींच रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। पीछे से आवाज सुनकर ऑड्री ने सहज ही पलटकर देखा और कैथरीन व ब्रैंडन को वहां खड़े पाया। हे, कैथी, ऑड्री ने खुशी से अभिवादन किया। कैथरीन ने शांत भाव से सिर हिलाकर जवाब दिया। अपनी बहन के स्वभाव की आदी होने के कारण ऑड्री ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। कैथी, मैंने सुना कि तुमने सेलिब्रेशन गाला में स्टेज पर परफॉर्म किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं तुम्हें चीयर कर सकती थी, लेकिन अफसोस मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। ऑड्री को ये खबर ट्रस्टन के सोशल मीडिया से मिली थी, जहां उसने साफ साफ एडन के साथ तस्वीर डालकर बताया था कि वे कैथरीन को सपोर्ट करने गए थे। ऑड्री नाराज थी। क्यों ट्रस्टन को बुलाया गया और उसे नहीं, जबकि वह कैथरीन की अपनी बहन थी? कैथरीन ने ऑड्री के चेहरे की ओर देखा, जो अचानक कुछ साल बूढ़ा लगने लगा। उसकी आवाज ठंडी थी, क्या तुम्हारे पास वक्त है? ऑड्री के भीतर अभी अभी जगी हुई उम्मीद तुरंत बुझ गई। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी जमीन पर गिर जाए और वहीं सो जाए। जिस वैरायटी शो में वह शामिल हुई थी, उसके चलते उसे लगातार नए एंडोर्समेंट्स और अपीयरेंसेस मिल रहे थे। पहले जिस ड्रामा में ऑड्री ने काम किया था, उसमें उसका रोल बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का था। लेकिन अब डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में बदलाव कर उसे फीमेल लीड बना दिया था, जिससे उसका स्क्रीन टाइम 3 गुना बढ़ गया। वो इतनी थकी हुई थी कि आंख बंद करते ही सो सकती थी। असल में उस ड्रामा की फीमेल लीड एरन की नई गर्लफ्रेंड थी, जिसकी एक्टिंग बहुत खराब थी, लेकिन एरन के रसूख से सेट पर दूसरों पर हावी रहती थी। अब जब एरन मुसीबत में फंसकर ब्लेटन्स से बाहर कर दिया गया, तो डायरेक्टर ने उस एक्ट्रेस को सपोर्टिंग रोल में गिरा दिया। ऑड्री की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी और डायरेक्टर ने उसे लीड बना दिया ताकि प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो। ऑड्री समझ गई कि कैथरीन ने जानबूझकर उसे नहीं बुलाया था, और यह सोचकर वह हल्की हो गई। शिकायत खत्म होते ही थकान और बढ़ गई। चलो ऊपर चलते हैं, कैथी, आराम करें। पैक्सटन ने उसका सामान उठाने की पेशकश की, लेकिन ऑड्री ने शिष्टता से मना कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। हम खुद ऊपर चले जाते हैं। आप मिस्टर डंकन के साथ लौट जाइए। लेकिन पैक्सटन ने गंभीरता से कहा, कोई दिक्कत नहीं, मिस स्वॉन। मिस्टर डंकन भी यहीं रहते हैं। ब्रैंडन यहाँ रहते हैं। ऑड्री चौंक गई।
यहाँ कब शिफ्ट हुए, मुझे पता क्यों नहीं चला। कैथरीन और ऑड्री जब अपने अपार्टमेंट पहुंचे और दरवाजे के बाहर से आवाज सुनी तो ऑड्री को झटका लगा। उसने कैथरीन की ओर बड़ी आंखों से देखा। ब्रैंडन कब से यहाँ रह रहे हैं? कैथरीन को सही तारीख नहीं पता थी, लेकिन ऑड्री की गंभीरता देख उसने सहजता से जवाब दिया, कुछ दिन पहले, शायद। ऑड्री वहीं फर्श पर बैठ गई। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? ऑड्री ने दर्द भरे भाव से कहा, कैथरी, सोचो तो जरा, इतने बड़े आदमी का हमारे पड़ोस में रहना, जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। सोचना भी असहनीय है। कैथरीन मन ही मन सोचने लगी, ब्रैंडन के पड़ोस में रहने से हमारा भविष्य कैसे प्रभावित होगा। उसे ऑड्री की बातों का मतलब समझ नहीं आया। कैथरीन की उलझन देखकर ऑड्री ने बेबसी से कहा, छोड़ो, तुम समझोगी नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ऑड्री के लिए यह बात भारी थी कि इतनी बड़ी शख्सियत उसके बगल में रह रही है। उसे डर था कि अगर कभी उसने ब्रैंडन को नाराज कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब उसकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि ब्रैंडन, कैथरीन की वजह से, उससे कोई दुश्मनी न रखें। कैथरीन ने ऑड्री की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने कमरे में लौट आई। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने देखा, ग्रेसन का कॉल था। कैथरीन को अचानक दिन की घटना याद आई। उसने कॉल रिसीव किया, फ़ोन बगल में फेंका और आराम से बिस्तर पर लेट गई। ग्रेसन की गहरी, मधुर आवाज़ आई, बॉस, आप हैं? मम, कैथरीन ने धीमे से जवाब दिया। तुरंत ही ग्रेसन की आवाज़ में उत्साह आ गया, बॉस, मैंने आपका परफॉर्मेंस सुना। कमाल था। क्या आप वो गाना मुझे दे सकती हैं? मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भी मेरे नए एल्बम के लिए अभी तक कोई लीड सिंगल तय नहीं हुआ है। नो, ग्रेसन से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद कैथरीन ने बिना हिचक और बिना कोई सफाई दिए मना कर दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर ग्रेसन की हल्की उदासी भरी आवाज़ आई, ठीक है, लेकिन इससे मेरा उस गाने को पसंद करना बंद नहीं होगा। बॉस, आपकी आवाज़ लाजवाब है। अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ जाएं, तो पूरा इंडस्ट्री का स्तर ऊपर उठ जाएगा। मुझे 100% यकीन है। यह उसकी सच्ची प्रशंसा थी। वो कैथरीन को एक दुर्लभ संगीत प्रतिभा मानता था, लेकिन कैथरीन के लिए संगीत सिर्फ एक शौक था। विडंबना ये थी कि उसका साधारण शौक भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया, जहां लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं पहुंच सकते। ग्रेसन कभी कभी कैथरीन से ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसे पता था कि वो पूरी जिंदगी मेहनत कर ले, तब भी कैथरीन के स्तर का एक हिस्सा भी नहीं पा सकेगा। जब ग्रेसन निराश हो रहा था कि उसे कैथरीन का नया गाना नहीं मिलेगा, तभी कैथरीन फिर बोली, उसकी आवाज़ में आलस्य और हल्की थकान थी, वो गाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम लीड सिंगल पर जोर देते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक और गाना बना दूंगी। वो धुनें ब्रायन और रोनन के हिसाब से बदली गई थीं, जो ग्रेसन की गायकी से मेल नहीं खाती। ग्रेसन खुशी से उछल पड़ा, सच? बॉस, क्या आप सीरियस हैं? यस, कुछ दिनों में दूंगी। कैथरीन के लिए गाने लिखना आसान था, खासकर ग्रेसन के लिए। वो उसके स्टाइल को बहुत अच्छी तरह जानती थी। थैंक यू, बॉस, आप बेस्ट हैं। ग्रेसन अपनी खुशी रोक नहीं पाया और बार बार शुक्रिया कहने लगा। कैथरीन ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 काम हैं। ग्रेसन तुरंत सावधान हो गया, भले ही कॉल पर था। उसने ध्यान से सुना, बॉस, बस बताए, मुझे क्या करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैथरीन ने ग्रेसन से जो काम करवाने को कहा था, वह मुश्किल नहीं था। उसने ग्रेसन से पूछा कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो सेलिब्रिटी असिस्टेंट बनने के लिए उपयुक्त हो। क्या यह ऑड्री के लिए है? ग्रेसन ने पूछा। कैथरीन ने उसकी बात पर हल्की सी नाखुशी जताई। ग्रेसन जानता था कि कैथरीन हमेशा अपने प्रियजनों की रक्षा करती है। ऑड्री वाकई किस्मत वाली थी। वह बुरी इंसान नहीं थी और कैथरीन उसके साथ रहने को तैयार थी। इसका मतलब था कि उसने ऑड्री को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। स्वाभाविक था कि कैथरीन उसकी सुरक्षा और मदद करना चाहती थी। बॉस, मेरे पास पहले एक बहुत अच्छी और मेहनती असिस्टेंट थी।
कंपनी ने उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह लड़की थी। क्यों न मैं उसे ऑड्री से मिलवा दूं? ग्रेसन ने सुझाव दिया। श्योर, कैथरीन ने तुरंत हामी भर दी। वह ग्रेसन को अच्छी तरह जानती थी। रोनन की तुलना में ग्रेसन ज्यादा परिपक्व था। उसे अपने लक्ष्य और भविष्य की दिशा का साफ अंदाजा था। ऑड्री इतनी थकी हुई इसलिए रहती थी क्योंकि उसके पास कोई असिस्टेंट नहीं था। उसे सब कुछ खुद संभालना पड़ता था और कंपनी भी अपने कलाकारों का बुरी तरह शोषण करती थी। जिन कलाकारों का कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं होता, उनका यही हाल होता। फिर भी ऑड्री की स्थिति कुछ हद तक बेहतर थी क्योंकि उसके पास किम जैसी समझदार मैनेजर थी और ऑड्री शिकायत भी नहीं करती थी। वह अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट थी, इसलिए कैथरीन कभी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देती थी, सिवाय जब सुरक्षा की बात हो। लेकिन ऑड्री को हर दिन थका हारा और खुद का सामान ढोते देख कैथरीन ने उसके लिए असिस्टेंट की व्यवस्था करने का फैसला किया। बॉस, कोई और काम है? ग्रेसन ने पूछा क्योंकि कैथरीन ने 2 काम का जिक्र किया था। कुछ खास नहीं, बस वक्त मिलने पर मुझे 2 ऑटोग्राफ्ड फोटो दे देना, कैथरीन ने कहा। उसे अपने सहपाठी से किया वादा याद आया। वादा किया था तो निभाना भी था। बस इतना सा आसान काम था। कैथरीन की इस मांग से ग्रेसन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कैथरीन उससे ऑटोग्राफ मांगेगी। शायद कैथरीन की चुप्पी भांपकर उसने जोड़ा किसी क्लासमेट के लिए है। ग्रेसन हैरान हुआ ये जानकर कि कैथरीन फिर से स्कूल जा रही है। उसकी काबिलियत के हिसाब से तो वह किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन सकती थी। उसे यह मजाकिया भी लगा कि वह हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है। शुरू में ग्रेसन को लगा कि कैथरीन कोई मिशन पर है और हाई स्कूल की छात्रा बनकर कुछ दिनों के लिए डिस्गाइज में गई है। लेकिन वक्त बीतने पर उसने देखा कि कैथरीन पढ़ाई को गंभीरता से ले रही है। यहाँ तक कि रोनन भी उसी स्कूल में उसका सहपाठी बन गया। अब ग्रेसन को मानना पड़ा कि कैथरीन सचमुच पढ़ाई कर रही है और अच्छा कर रही है। बॉस, ये छोटा सा काम मैं आसानी से कर दूंगा, ग्रेसन ने आश्वस्त किया। वैसे क्या आप कल फ्री हैं? हाँ, क्यों? कैथरीन ने अनमने ढंग से पूछा। असल में मेरा एक दोस्त कल एक रिजॉर्ट की ट्रायल ऑपरेशंस शुरू कर रहा है। मैंने उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है। वहाँ हॉट स्प्रिंग्स और गोल्फ कोर्स हैं। काफी अच्छा स्थान है। क्यों ना आप रोनन और बाकियों को लेकर आएं? कैथरीन ने सोचा कि कल वीकेंड है। उन्होंने कॉम्पिटिशन जीता था और अब तक उसने रोनन और ब्रायन को कोई इनाम नहीं दिया था। वीकेंड पर उनके साथ समय बिताना बुरा विचार नहीं था। उसने सहजता से कहा, शो। ये कहकर कैथरीन ने फोन काट दिया। ग्रेसन के साथ उसकी पुरानी जान पहचान थी, इसलिए बिना ज्यादा बात किए कॉल काटना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन कैथरीन को अंदाजा नहीं था कि उसकी साधारण सी सहमति ग्रेसन के लिए कितना बड़ा इनाम थी। वह इतना उत्साहित हुआ कि रात भर सो नहीं पाया। उसने तुरंत अपने पार्टनर्स को सूचना दी और ट्रायल ऑपरेशंस का स्तर ऊंचा कर दिया ताकि कैथरीन की छुट्टी के दौरान कोई दिक्कत न हो। अगली सुबह जब कैथरीन घर से निकलने वाली थी तो संयोग से उसकी मुलाकात ऑड्री से हो गई, जो अभी अभी नींद से उठी थी और बाथरूम जा रही थी। कैथी, आज तो वीकेंड है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? ऑड्री के बिखरे बाल और सूजी हुई आंखें देखकर कैथरीन को थोड़ी बेबसी हुई। उसने कहा, मैं एक दोस्त के रिजॉर्ट पर छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। तुम आना चाहोगी? थकान से सिर हिलाते हुए ऑड्री ने कहा, नहीं, दोपहर में मेरा एक परफॉर्मेंस है। सुबह थोड़ा और सोना चाहती थी। कैथी, तुम एंजॉय करो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मैं बाद में दे दूंगी। कैथरीन हल्के से हंस पड़ी। क्या ऑड्री सचमुच उसे बच्ची समझती थी? जो घूमने जाती है तो उसे पॉकेट मनी चाहिए। नो नीड, आराम करो। ये कहकर कैथरीन बाहर निकल गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि ब्रायन और रोनन एक नीली फरारी के पास खड़े हैं। ये गाड़ी साफ साफ ब्रायन के टेस्ट की थी। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ एक ही गाड़ी थी। रोनन ने सबसे पहले कैथरीन को देखा और खुशी से हाथ हिलाया, बॉस, इधर आओ। कैथरीन ने भौहें चढ़ा ली, क्या मैं अंधी हूँ या क्या?
उसने मन ही मन सोचा। वो उनके पास पहुंची, इधर उधर देखा और धीमे से पूछा, क्या तुम दोनों साथ आने पर राजी हो गए थे? रोनन ने सिर हिलाया। उसे कैथरीन का कल का मैसेज मिला था और वो इतना उत्साहित था कि रात भर सो नहीं पाया। उसने ब्रायन से बात की और तय किया कि वे सिर्फ एक ही गाड़ी लेकर जाएंगे ताकि कैथरीन हर हाल में उनके साथ ही रहे। कैथरीन के चेहरे के भाव देखकर रोनन को लगा कि उनका ये फैसला बिल्कुल सही था। वो चापलूसी भरी मुस्कान लेकर कैथरीन के पास आया और बोला, बॉस, आज की मेरी व्यवस्था कैसी लगी? नॉट बैड, कैथरीन ने हल्की सी नज़र डालते हुए तारीफ की। ये सुनकर रोनन और भी उत्साहित हो गया और उसने कैथरीन को गाड़ी में बैठने का निमंत्रण दिया। ब्रायन ड्राइव कर रहा था और रोनन पूरे रास्ते एक सेवक की तरह कैथरीन की देखभाल करता रहा। ग्रेसन का रिजॉर्ट शहर से बाहर था, वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता। बॉस, आप आराम कर लो, पहुंचने पर मैं आपको जगा दूंगा। रोनन का कहना जरूरी भी नहीं था। कैथरीन जानती थी कि उसे सो लेना चाहिए। उसने सीट पीछे की, आरामदायक स्थिति ली और धीरे धीरे आंखें मूंद लीं। गाड़ी में गहरी चुप्पी छा गई, कैथरीन की नींद की वजह से। जब गाड़ी ग्रेसन द्वारा भेजे गए लोकेशन पर पहुंची, तो ब्रायन ने देखा कि ग्रेसन पहले से ही वहां खड़ा उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रायन विश्वास नहीं कर पा रहा था। कैथरीन आखिर है कौन? वो इतने बड़े सितारे ग्रेसन को कैसे जानती है? और ग्रेसन उसके प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? ब्रायन ने गाड़ी रोकी और रोनन ने इशारा किया कि वह कुछ न बोले। ब्रायन का हाथ तुरंत रुक गया। वह धीरे से पीछे मुड़ा और अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गया। उसने दरवाज़ा तक खोलने की हिम्मत नहीं की ताकि कैथरीन की नींद न टूटे। ग्रेसन ने देखा कि वे गाड़ी से बाहर नहीं निकले, तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। कैथरीन सीट से टिकी हुई थी। गाड़ी के शीशे के कारण वह साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। वह वहीं रुक गया और पास नहीं गया। ब्रायन ने आंखें मिचमिचाकर ग्रेसन को देखा। वह एक टॉप टियर सेलिब्रिटी था, जिसके चारों ओर दिन रात अनगिनत फैंस रहते थे। लेकिन आज वह कैथरीन के जागने का इंतजार करने के लिए चुपचाप खड़ा था। ये साफ था कि कैथरीन के आकर्षण और उसकी शख्सियत में कितनी ताकत थी, जो अनजाने में ही लोगों के दिलों में सम्मान और आदर भर देती थी। कैथरीन ज्यादा देर सोई नहीं थी। जैसे ही गाड़ी का इंजन पूरी तरह बंद हुआ, उसने धीरे धीरे आंखें खोल दीं। रोनन लगातार उस पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही कैथरीन जागी, उसने धीमी आवाज में कहा, बॉस, क्या आप थोड़ी देर और सोना चाहेंगी? पिछले दिनों उसने देखा था कि कैथरीन क्लास में कम सो रही है। वजह तो वह नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि कैथरीन के अपने कारण होंगे। फिर भी उसे उसकी सेहत की चिंता रहती थी। एक जीनियस होने के नाते कैथरीन का दिमाग ज्यादा ऊर्जा खाता था। वह आसानी से थक सकती थी और उसे आराम की जरूरत थी। अगर नींद की कमी लंबे समय तक रही, तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता था। असल में कैथरीन को सफर उबाऊ लग रहा था, इसलिए उसने आंखें बंद करके थोड़ा आराम किया था। वह थकी नहीं थी। अब जब पहुंच चुके थे, तो उठना ही था, वरना यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। नो नीड, चलो, कैथरीन ने आदेश दिया और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। सामने ग्रेसन खड़ा मुस्कुरा रहा था। बॉस, सफ़र थकाऊ रहा? उसने पूछा। कैथरीन ने धीरे से सिर उठाया, आंखों में हल्की सी तिरछी मुस्कान और होठों पर मजाक का भाव था। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। इतना छोटा सा सफ़र मुझे कैसे थका सकता है? ग्रेसन ने संकोच में सिर खुजला लिया। उसे लगा था कि कैथरीन हाल ही में बेस प्रोजेक्ट के काम से थक गई होगी, तभी गाड़ी में सो रही थी। कैथरीन बेशक एक सदी में एक बार मिलने वाली जीनियस थी। उसने कई शोध परियोजनाओं का नेतृत्व और उनमें भाग लिया था। मानवता के भविष्य से जुड़ी ये रिसर्च बहुत मेहनत मांगती थी, और कैथरीन जैसी प्रतिभा भी कई बार शारीरिक रूप से थक जाती थी। इसके अलावा कैथरीन जिद्दी भी थी। जब तक कोई कठिन समस्या हल न हो जाए, वह हार नहीं मानती थी। सालों तक इस आदत के कारण उसकी सेहत पर असर पड़ा था,
जैसे कि लगातार लो ब्लड शुगर। फिर भी उसकी आलसी सी चाल के बावजूद उसकी आंखों में जीवन और तीखापन झलकता था। वह थकी हुई बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये देखकर ग्रेसन ने चैन की सांस ली। बॉस, मैं आपको जगह घुमा देता हूँ। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया और ग्रेसन उत्साह से आगे बढ़ा। रोनन उसके पीछे हो लिया। ब्रायन को अचानक फोन आ गया और वह पीछे रह गया। उसने कहा कि बाद में जुड़ जाएगा। ये रिजॉर्ट कासिया के पास एक सुंदर घाटी में था। चारों ओर पहाड़ और नदियां थीं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत थी, जो छुट्टियों के लिए बिल्कुल सही थी। साथ ही यहाँ गर्म पानी के झरने भी थे। ये साफ था कि ग्रेसन ने इस प्रोजेक्ट के जरिए वाकई अपनी पहचान बना ली थी। मनोरंजन जगत पहले जैसा नहीं रहा था। अब पूंजी प्रधान उद्योग में पैसा ही सब कुछ तय करता था। जिसके पास पूंजी का समर्थन होता वही शीर्ष पर पहुंचता। ग्रेसन के डेब्यू से ही उसके बैकग्राउंड पर सवाल उठते रहे। यहाँ तक कि यह अफवाहें भी फैली कि कोई अमीर महिला उसे पाल रही है और उसी ने उसके करियर में पैसा लगाया है। शुरुआती वर्षों में यह अफवाहें काफी फैलीं। खासकर एक बार जब ग्रेसन एक लग्जरी कार से उतरा तो पापाराजी ने एक धुंधली तस्वीर खींची जिसमें किसी औरत की परछाई दिख रही थी। उसे सबूत मान लिया गया कि ग्रेसन किसी अमीर औरत के रखे हुए हैं। लेकिन ग्रेसन ने अपने टैलेंट के दम पर सारी अफवाहें झूठी साबित कर दी। वह सबसे तेज उभरने वाला युवा अभिनेता बन गया और आखिरकार शीर्ष पर पहुंच गया। वह बेहद समझदार था। उसने जान लिया था कि एक सेलिब्रिटी हमेशा पूंजी के नियंत्रण में रहता है। इसलिए उसने खुद ही पूंजी से दोस्ती की, खुद को उनके घेरे में शामिल किया और अमीर युवाओं का साथी बन गया। ये रिजॉर्ट भी ऐसे ही एक निवेश प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ग्रेसन और उसके साथी अमीर युवाओं ने इसे मिलकर बनाया था। उनकी पहचान और ग्रेसन की शोहरत से यह जगह अमीरों के लिए एक लग्जरी डेस्टिनेशन बननी तय थी। ग्रेसन ने कैथरीन के लिए सबसे बेहतरीन इंतजाम किए और खुद उसका टूर गाइड बना। बॉस, बेसमेंट में लेजर रूम है। उसके पीछे हॉट स्प्रिंग पूल है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों जोन हैं। मैंने आपके लिए प्राइवेट जोन तय करवा दिया है। आप बाद में ट्राई कर सकती हैं। बेसमेंट का लेजर एरिया हर तरह की सुविधाओं से लैस था। यहाँ हर तरह का मनोरंजन उपलब्ध था। आज रिजॉर्ट का ट्रायल ओपनिंग था। ग्रेसन ने कैथरीन और उसके दोस्तों को यहाँ बुलाया था। ग्रेसन के बिजनेस पार्टनर्स ने भी कई अमीर युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया था ताकि इस जगह की प्रसिद्धि बढ़ सके। वाह, वो ग्रेसन नहीं है क्या? अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी। ग्रेसन और बाकियों ने मुड़कर देखा। दूर एक ग्रुप खड़ा था। उनमें जेसिका भी थी, लेकिन इस बार वह बीच में नहीं, किनारे पर खड़ी थी। बीच में एक लड़की खड़ी थी जिसने हल्के पीले रंग की शिफॉन ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा बहुत आकर्षक तो नहीं था, लेकिन उसमें एक खास नफासत और शालीनता झलकती थी। ऐसी महिला जो पहली नज़र में ही अलग दिखाई दे। उसके हर हावभाव में साफ था कि वह एक अमीर घराने से थी। उनके ग्रुप में से किसी ने ग्रेसन को पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने कैथरीन को देखा उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने कैथरीन को ऊपर से नीचे तक देखा। कैथरीन ने सादे कपड़े पहने थे जिन पर कोई मशहूर ब्रांड का लोगो नहीं था। वे कस्टम मेड भी नहीं लग रहे थे। ये देखकर लड़की के चेहरे पर कैथरीन के लिए तिरस्कार साफ झलक रहा था। ये कौन है और ग्रेसन के साथ खड़ी क्यों है? ऊपर से उसे उसका टूर गाइड भी बना रखा है। लड़की की आवाज काफी ऊंची थी और कैथरीन ने तुरंत नोटिस कर लिया। उस लड़की की सुंदर आंखों में मासूमियत थी। वह बाकियों से छोटी लग रही थी, लेकिन अमीर घर में पली बड़ी होने के कारण उसमें अक्खड़पन और घमंड झलक रहा था। अगर किसी ने उसे नहीं संभाला तो भविष्य में वह असहनीय हो जाती। ग्रेसन का चेहरा बिगड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस ग्रुप से पाला पड़ेगा। वह नहीं चाहता था कि वे कैथरीन का मूड खराब करें। वो कुछ कहने ही वाला था कि कैथरीन बोल पड़ी, चलो, मैं उधर घूमना चाहती हूँ। ग्रेसन ने आदर से सिर झुकाया। ऑलराइट बॉस। लेकिन कैथरीन की शांति बनाए रखने की कोशिश ने हालात सुधारे नहीं।
बल्कि उन अमीर लड़कियों को और ज्यादा नाराज कर दिया। जेसिका ने यसीनिया डंकन के पास जाकर कुछ बातें कहीं, जिससे यसीनिया का चेहरा तुरंत ही काला पड़ गया। यसीनिया वही लड़की थी जिसने पहले ग्रेसन को पुकारा था, और अब वो नाराजगी से कैथरीन की ओर देख रही थी, जो वहां से जा चुकी थी। यसीनिया ने फैंग ग्रुप चैट में सुना था कि ग्रेसन एक वैरायटी शो में हिस्सा ले रहा है, तो उसने खुद ही थोड़ी खोजबीन कर ली थी। तो यह औरत कैथरीन थी, वही जिसने अनजाने में ग्रेसन के दिल में यसीनिया की छवि तोड़ दी थी। यसीनिया के लिए ग्रेसन बेहद खास था, फिर वह किसी अनजान औरत के साथ इतना नीचे कैसे गिर सकता था। यसीनिया गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अपनी आंखों से देखा कि ग्रेसन ने सबके सामने कैथरीन को अपनी सबसे सम्मानित व्यक्ति घोषित किया, और यह सच्चाई उसे और भी असहनीय लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन में ऐसा क्या था जो उसमें नहीं था। अफवाहों के मुताबिक कैथरीन तो बस गांव से लाई गई एक छोड़ी हुई लड़की थी, जिसे स्वॉन्स ने अपनाया था। उसे इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्से पर काबू न रख पाई यसीनिया आगे बढ़ी और पीछे जा रहे उनके कदमों पर चिल्लाए, रुको वहीं। रोनन पहले से ही उस लड़की से चिढ़ा हुआ था। इतनी छोटी लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके बॉस को नीचा दिखाने की? क्या वह मुसीबत ढूंढ रही थी? अगर कैथरीन ने माहौल बिगाड़ने से रोका न होता, तो रोनन कब का उसे सबक सिखा देता। और अब वो उनका पीछा कर रही थी। क्या वह सचमुच सोच रही थी कि वे इतने आसान निशाने हैं? रोनन पलटा, यसीनिया पर घूरते हुए गरजा, ओ बेवकूफ लड़की, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे तहजीब नहीं सिखाई? बड़ों से बात करते वक्त इज्जत से बोलना चाहिए। तुझे ये भी नहीं पता? इतनी छोटी उम्र में तेरे तौर तरीके इतने घटिया हैं। लगता है तूने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। सच ही कहा गया है, बदसूरती अंदर से आती है। जरा आईना देख, इस वक्त तेरा चेहरा कितना घटिया लग रहा है। ऐसी शक्ल के साथ तू हमें डराना चाहती है। जरा तो शर्म कर। यसीनिया तो कैथरीन को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन रोनन की जहरीली जुबान ने उसे पूरी तरह चुप करा दिया। उसकी बातों ने यसीनिया को रोने जैसा कर दिया। बीच में खड़ी लरेन अब अपना गुस्सा दबा नहीं पाई। उसे कैथरीन से कभी खास लेना देना नहीं था। उसकी नज़र में तो ग्रेसन भी बस एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी था। उसे साधारण अभिनेता कहना भी गलत नहीं होता। लरेन मानती थी कि लोग अलग अलग वर्गों में बंटे होते हैं, और अभिनेता सबसे निचले वर्ग में आते हैं। वे कभी असली अमीरों से तुलना नहीं कर सकते थे। ये नालायक कमीना, लरेन ने मन ही मन सोचा। यसीनिया का अपमान करने की हिम्मत, मौत मांग रही है। लरेन आगे बढ़ी और यसीनिया को थाम लिया। उसकी नज़र ठंडी और खतरनाक थी जब उसने ग्रेसन की ओर देखा। उसकी आवाज़ में चेतावनी साफ झलक रही थी। मिस्टर क्लिफर्ड, आपके दोस्तों में बिल्कुल तहजीब नहीं है। उम्मीद है आप खुद इसे संभालेंगे। इस रिजॉर्ट के एक मालिक लरेन के पक्के दीवाने थे। वह पहले यहाँ आने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन जब यसीनिया ने सुना कि ग्रेसन इसमें शामिल है, तो उसने जिद की और लरेन भी उसके साथ आ गई। हालांकि यसीनिया डंकन परिवार की सीधी वंशज नहीं थी, फिर भी अपनी पीढ़ी की अकेली लड़की होने के नाते उसे कार्ल और ब्रैंडन दोनों का दुलार मिला था। यही वजह थी कि लरेन उसे हमेशा अपने पास रखती थी। अब जब यसीनिया का अपमान हुआ, तो लरेन के लिए खड़ा होना जरूरी था, ताकि यसीनिया उसकी ताकत देख सके। उसे नहीं पता था कि ग्रेसन और यसीनिया की जान पहचान कैसे हुई, लेकिन वह यकीन से कह सकती थी कि ग्रेसन उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार वो बस एक मामूली सेलिब्रिटी था, असली सैनफर्ड खानदान से उसकी कोई तुलना नहीं थी। ग्रेसन ने उसकी ओर ठंडी नज़रों से देखा। वह जानता था कि लरेन सैनफर्ड परिवार की इकलौती बेटी थी, असली वारिस, जिसे हमेशा लाड़ प्यार मिला था। अगर लरेन ने किसी और से दुश्मनी की होती तो ग्रेसन चुप रहता, लेकिन कैथरीन की बेइज्जती, ये नामंजूर था। कोई भी उसके बॉस का अपमान नहीं कर सकता। ग्रेसन ने सख्ती से कहा, मिस सैनफर्ड, माफ कीजिए, मैं आपकी यह मांग पूरी नहीं कर सकता। लरेन का चेहरा बिगड़ गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेसन की अगली बात उसे और ज्यादा आग बबूला कर देगी। ग्रेसन ठंडे लहजे में बोला, और मिस सैनफोर्ड, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी सबसे सम्मानित मेहमान से अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगें। कैथरीन हाथ बांधकर खड़ी थी, सबके बदलते चेहरे देखते हुए। ये नज़ारा उसे बेहद मनोरंजक लग रहा था। ये तमाशा तो रिजॉर्ट से कहीं ज्यादा मज़ेदार था। लॉरेन ने अविश्वास से ग्रेसन को घूरा, आंखें फैल गईं। वो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। जेसिका आगे बढ़ी और चिल्लाई, ग्रेसन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यसीनिया के खिलाफ उस अभिशाप जैसी औरत के लिए खड़े हो रहे हो। फिर उसने कैथरीन की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, तुम एक अभिशाप हो। जो भी तुम्हारे साथ होता है, उसकी किस्मत खराब हो जाती है। तुम्हें पता भी है यसीनिया कौन है? वह ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड है। उसकी बेइज्जती की हिम्मत की तुमने। अब तुम और ग्रेसन दोनों खत्म हो गए, समझे? लॉरेन ने जेसिका को नापसंदगी से देखा। जेसिका तुरंत पीछे हट गई, बिना कोई गुस्सा दिखाए। वह बेहद आज्ञाकारी लग रही थी। ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड। कैथरीन ने उत्सुकता से लॉरेन की ओर देखा। हाँ, लॉरेन का व्यक्तित्व ब्रैंडन की पसंद के हिसाब से था, लेकिन उसने इस गर्लफ्रेंड के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। पास खड़े रोनन ने यह बात सुनी। वह कैथरीन से भी ज्यादा गुस्से में था। धत, उसने मन ही मन सोचा, तो ब्रैंडन की पहले से गर्लफ्रेंड है, फिर भी यह कमीना बॉस के करीब आने की हिम्मत कर रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगली बार ब्रैंडन मिला तो वह उसकी टांगें तोड़ देगा, चाहे जो भी हो। यसीनिया, जिसने जिंदगी में कभी इतना अपमान नहीं सहा था, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने लॉरेन से कहा, लॉरेन, इनसे बात करने में वक्त मत गवाओ। इन्हें सबक सिखाओ, तभी इन्हें अपनी औकात पता चलेगी। लॉरेन राजी हो गई। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी अभिनेता ने उसे नीचा दिखाया था। यह उसके लिए हद से ज्यादा अपमानजनक था। उसने चारों ओर देखा। उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए एक टीम बॉडीगार्ड्स रखी थी। ये सब इंडस्ट्री के टॉप लेवल पेशेवर थे, कई तो पूर्व स्पेशल फोर्सेस के सिपाही थे। उसके इशारे भर से 4 लोग परछाइयों से निकलकर सामने आ गए और उसके आदेश का इंतजार करने लगे। लॉरेन के बोलने से पहले ही यसीनिया ने कहा, उन्हें पकड़ लो, ग्रेसन को छोड़कर। चारों बॉडीगार्ड्स ने लॉरेन की ओर देखा और उसकी इजाजत का इंतजार किया। रोनन तो कब से लड़ाई के लिए तैयार था, अब 4 लोग सामने थे। ग्रेसन ने भी काफी दिनों से हाथ पांव नहीं चलाए थे। उसने अपनी कमीज की आस्तीनें खोलते हुए बदन को खींचा। दोनों ने नजरों से इशारा किया, हर एक 2-2 बॉडीगार्ड्स से निपटेगा।